1991 में फर्स्ट गल्फ वॉर के दौरान रोंडा गॉर्डनम एज अ फ्लाइट सर्जन काम कर रही थी जब उन्हें एक पायलट को जो घायल हो गया था रेस्क्यू करने भेजा गया। जिस दौरान अनफॉर्चुनेटली रोंडा जिस हेलीकॉप्टर में थी उस पर भी अटैक हो गया जो अरेबियन डेजर्ट में क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में टोटल 8 लोग थे जिसमें से 5 इंस्टेंटली मर गए। रोंडा बच गई पर उनके दोनों हाथ ऑलमोस्ट टूट गए। नी काफ़ी इंजर्ड हो गया था। तभी इराकी सोल्जर्स वहां आ गए और रोंडा को उनके टूटे हाथों से ड्रैग करते हुए ट्रक में ले गए जहां रोंडा के क्रू का एक और घायल सोल्जर पहले से था। जैसे जैसे ट्रक आगे चलता गया उबड़ खाबड़ रोड में झटके लगते गए जिससे रोंडा को और पेन फील होने लगा। एंड इसी दौरान एक इराकी सोल्जर ने मौके का फ़ायदा उठाकर रोंडा का सूट अनजिप किया और उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया। रोंडा कुछ नहीं कर सकी। शी वॉज पावरलेस एट द मोमेंट बट स्टिल शी ट्राइड नॉट टू स्क्रीम। इराकी सोल्जर ने उनके टूटे हाथ पर बार बार अटैक किया। इवेंचुअली वो सोल्जर वहाँ से चला गया। ये सब देखकर रोंडा के क्रू का घायल सोल्जर उनकी टफनेस देखकर शॉक्ड था। इसके बाद उन दोनों को इराकी मिलिट्री कंपाउंड में 8 दिन एज अ प्रिजनर रखा गया जहाँ बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। अपने इस अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस के बारे में बाद में रोंडा ने एक इंटरव्यू में शेयर किया, लाइक व्हाट शी फेल्ट एट दैट मोमेंट। रोंडा ने बताया इराकी प्रिजन में रहने के दौरान जो उन्होंने फेस किया विच वॉज ऑब्वियसली ब्रूटल, बट वो ये अच्छे से जानती थी उस वक्त उनके हाथ में कुछ नहीं था। इट वॉज़ आउट ऑफ हर कंट्रोल। बट ओनली चीज़ जो उनके कंट्रोल में थी वो चीज़ों को देखने का नज़रिया, उनकी थॉट्स। शी हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हर थॉट्स। रोंडा ने इस माइंडसेट के साथ उस इंसिडेंट को सरवाइव किया और कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, ना ही उन्हें बाद में ट्रॉमेटाइज्ड फील हुआ। शी टोल्ड एन इंटरव्यूअर, यू आर सपोज्ड टू लुक एट बीइंग सेक्सुअली मोलेस्टेड एज अ फेट वर्स दैन डेथ। हैविंग फेस्ड बोथ, आई कैन टेल यू इट्स नॉट। यहीं आता है स्टोइसिज्म। रोंडा का एटीट्यूड स्टोइसिज्म का एसेंस है। रोंडा ने जो भी बातें बोली इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने अपने इमोशंस छुपा लिए थे या डिनायल मोड में चली गई थी, बल्कि वो इस बात से अच्छे से वाकिफ़ थी एंड एक्सेप्टेंस दे चुकी थी कि जो भी उनके साथ हुआ वो उनके कंट्रोल से बाहर था। एंड इसके बाद जो मैटर करता है वो ये कि अब उनके कंट्रोल में क्या है। वो कहती हैं ऐसे ही अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके एक इंसान रेजिलिएंट एटीट्यूड डेवलप कर सकता है। फिर ऐसे लोग भी आते हैं जो नेचुरली रेजिलिएंट होते हैं, जो लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को एज अ चैलेंज देखते हैं। कुछ लोग एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं एंड उन्हीं में से एक थे एपिक्टीटस। एपिक्टीटस हिरापोलिस जो अब टर्की है वहाँ 55 एडी में एज अ स्लेव पैदा हुए थे। एपिक्टीटस का मीनिंग होता है एक्वायर्ड। ऐसा कहा जाता है उनके फर्स्ट ओनर के हाथों एपिक्टीटस को काफ़ी पीटा एंड टॉर्चर किया जाता था। एज अ रिज़ल्ट उनका एक पैर इतना इंजर्ड हो गया कि फाइनली टूट गया एंड एपिक्टीटस स्टेड लेम फॉर हिज होल लाइफ। एपिक्टीटस अपनी मोस्ट लाइफ गरीब, बिना फैमिली और फ्रीडम के रहे, बट थैंकफुली एक पॉइंट आया जब उनके पुराने ओनर ने एपिक्टीटस को बेच दिया। सेकेंड ओनर जिनका नाम था एपिफ्रोडाइटस लकीली काफ़ी वाइज थे, जिन्होंने एपिक्टीटस को उस वक्त के ग्रेट फिलोसोफर मिसोनियस ड्यूफस के अंडर पढ़ने के लिए भेजा। स्टोइक वर्ड आता है स्टोआ से। उस वक्त अथेनियन मार्केट प्लेस में ओरिजिनल स्टोइक्स अपनी स्ट्रीट फिलॉसफी शेयर करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे एंड इन फिलॉसफीज़ को सुनने के लिए मेल, फीमेल, फ्री मैन, स्लेव, बारबेरियन हर कोई अलाउड था। स्टोइसिज्म ओरिजिनेट हुआ था सोक्रेटिस की डेथ के 1 सेंचुरी बाद 3rd सेंचुरी बीसी में, जब ग्रीक सिटीज़ पर वॉर पे वॉर हो रहे थे। स्टोइसिज्म की फ़िलॉसफ़ी उस वक्त के केओस के साथ डील करने में काफ़ी यूज़फुल साबित हुई। स्टोइसिज्म क्लेम करता था कि अगर इंसान एक्सटर्नल कंडीशंस के अटैचमेंट एंड अवर्जन को ओवरकम करने के लिए अपना रीज़न यूज़ करे तब हर सिचुएशन में अनडिस्टर्ब रह सकता है। इनर फ्रीडम डेवलप करने की ये फ़िलॉसफीज़ 1st सेंचुरी बीसी रोम में काफ़ी फॉलो की जाने लगी थी, बट एट द सेम टाइम रोमन गवर्नमेंट इससे काफ़ी खुश नहीं थी।
इसलिए फिलोसोफर्स को इम्प्रिजन्ड, एग्जीक्यूट या एग्जाइल किया जाने लगा। एपिक्टेटस के ओनर एपिफ्रोडाइटस ने एपिक्टेटस को फ्री कर दिया। एज अ रिजल्ट एपिक्टेटस ने खुद भी एक स्टोइक फिलोसोफर बनने का फैसला किया, जिसके बाद वो भी नोटिस में आ गए एंड अदर फिलोसोफर्स के साथ एपिक्टेटस को भी एग्जाइल कर दिया गया। उन्होंने निकोपोलिस ट्रैवल किया, जो वेस्टर्न ग्रीस में है, जहाँ अपनी टीचिंग्स लोगों के साथ शेयर की। ग्रेट फिलोसोफर एंड एम्परर मार्कस ओरेलियस एपिक्टेटस की टीचिंग से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, एंड थैंक्स टू एपिक्टेटस के स्टूडेंट एरियन, जिसने उनकी टीचिंग्स को नोट डाउन किया एंड मॉडर्न एज तक पहुंचाया। एपिक्टेटस की टीचिंग्स ने थॉमस जेफरसन, जेडी सैलिंगर, मैथ्यू आर्नल्ड जैसे ना जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया एंड उन्हें अपने वर्क्स में एपिक्टेटस के आइडियाज़ शेयर करने के लिए मजबूर किया। एपिक्टेटस ने अपनी ट्रॉमेटिक लाइफ से डील करते हुए फिलॉसफी ऑफ रेजिलियंस के बारे में जाना और उसे डेवलप किया। वो कहते थे, एज अ स्लेव किसी भी मोमेंट उन्हें पीटा जा सकता था, टॉर्चर किया जा सकता था, इवन एग्जीक्यूट तक किया जा सकता था। अब क्वेश्चन आता है, ऐसी अनसर्टेन एंड ऑपरेसिव सिचुएशन में जब इंसान की डेस्टिनी उसके हाथ में ही नहीं है, तब कोई कैसे काम या मेंटली स्ट्रांग रह सकता है? इस पर एपिक्टेटस कहते हैं, वो बस खुद को कॉन्स्टेंटली ये याद दिलाते थे कि क्या उनके हाथ में है और क्या नहीं। ही राइट्स इन हिज बुक, सम थिंग्स आर अप टू अस, अदर्स आर नॉट। एपिक्टेटस ने एक लिस्ट बनाई उन चीज़ों की जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो हैं हमारी बॉडी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, जॉब, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, बॉस, इकोनॉमी, पास्ट, फ्यूचर एंड द फैक्ट दैट वी आर गोइंग टू डाई। ऑफ कोर्स इनमें से कुछ चीज़ें एक एक्सटेंट तक हमारे कंट्रोल में होती हैं, बट इवेंचुअली मोस्ट पार्ट हमारे कंट्रोल से बाहर है। फिर उन्होंने बताई वो चीज़ें जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हैं, एंड वो हैं हमारे बिलीव्स एंड थॉट्स। एपिक्टेटस कहते हैं, हमें हमारी थॉट्स एंड बिलीव्स की पावर को समझना होगा एंड उसे कैसे कंट्रोल करना है, ये प्रैक्टिस करना होगा। हमारे पास ये चॉइस हमेशा होती है कि क्या सोचना है एंड क्या बिलीव करना है। स्टोइक्स कहते थे कि दुनिया में कोई भी इंसान हमारी विल के अगेंस्ट सोचने या बिलीव करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कोई भी ब्रेन वॉश नहीं कर सकता अगर हमें पता है कि उसे रेजिस्ट कैसे करना है। एपिक्टेटस सेड, द रॉबर ऑफ योर फ्री विल डज नॉट एग्जिस्ट। हाउएवर, हमें ये भी समझना होगा कि एक्सटर्नल इवेंट्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इनफैक्ट हमारे पास दुनिया में क्या हो रहा है उसके ऊपर लिमिटेड कंट्रोल है, और ये हमें एक्सेप्ट करना होगा, वरना अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी एंग्री, अफ्रेड एंड मिजरेबल फील करने में बिता देंगे। एपिक्टेटस कहते हैं, सबसे ज़्यादा सफरिंग अराइज होती है जब हम दो मिस्टेक्स मेक करते हैं। पहली, जब एक्सटर्नल इवेंट्स जो हमारी रीत से बाहर हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एंड जब इसे कंट्रोल करने में फ़ेल हो जाते हैं तब वी फील हेल्पलेस, एंग्री, गिल्टी, एंग्शियस और डिप्रेस्ड। सेकेंड मिस्टेक, जब हम अपनी थॉट्स एंड बिलीव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। We blame our thoughts on the outside world, our parents, our friends, boss, economy. And again, we end up feeling bitter, helpless, victimized, out of control. काफ़ी मेंटल इलनेसेस एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स इन्हीं दो मिस्टेक्स की वजह से होते हैं। सपोज़ एक इंसान जिसे सोशल एंग्जाइटी है, वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं हमेशा इसके साथ ऑब्सेस्ड रहता है। देन नर्वस, एंग्री, पैरानॉइड एंड होपलेस फील करने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों के ओपिनियंस पर डिपेंड होता है, विच आर आउट ऑफ देयर कंट्रोल। इसलिए कंट्रोल फील करने के लिए हमें अपने बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस केस में भले ही इसकी गारंटी नहीं है कि लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं, बट आप खुद को जैसे भी हो वैसे ही एक्सेप्ट करना सीख लेते हो, इवन इफ़ समवन एल्स डजंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान जो डिप्रेशन से जूझ रहा है, वो अपनी कंडीशन के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करेगा, अपने पास्ट को, पेरेंट्स को या दूसरी चीज़ों को,
एंड खुद के बिलीफ एंड थॉट प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर देगा, जो उन्हें और हेल्पलेस, आउट ऑफ कंट्रोल फील कराते हैं। 2010 की इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री ऑफ द मेंटल हेल्थ की स्टडी में पाया गया कि इराक एंड अफगानिस्तान में जो ब्रिटिश सोल्जर्स सर्व कर रहे थे, उनके इमोशनल सफरिंग का मेन रीज़न वहाँ होने वाले बैटल रिलेटेड इश्यूज़ नहीं थे, बल्कि वो लोग जब अपने घर पे बात करते थे तो उन्हें फैमिली में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता था। तब वो खुद को फ़ील कराते कि वो कितने हेल्पलेस हैं, इस सिचुएशन में अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए उनके पास नहीं है। द फीलिंग ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड पावरलेस टू हेल्प वंस लव्ड वंस is more demoralizing than any Taliban bomb. But we can overcome our feelings of helplessness and hopelessness, as Epictetus says, by reminding ourselves what is in our control and what is not. ये हमारे ऊपर होता है कि हर सिचुएशन को कैसे देखना है। वी डिसाइड वेदर वी विल ब्रेक और वी विल रेजिस्ट। हमें डिसाइड करना है कि क्या एक्सेप्ट करना है एंड क्या रिजेक्ट। ये याद रखना होगा कि कोई और हमें हमारी विल के अगेंस्ट गिव अप करने या बिलीव करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आवर परसेप्शंस आर द थिंग्स दैट वी आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ। विक्टर फ्रैंकल, नेल्सन मंडेला जैसे ग्रेट लोग थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया था। उनका फ्रीडम छीन लिया गया, बट एक चीज़ जो उनसे कोई नहीं छीन सका वो था उनकी थॉट्स, बिलीव्स एंड रिएक्शंस, विच इज़ टू से वी आर नेवर completely powerless. Even in prison, deprived of nearly everything, some freedom remains. Your mind remains your own. विक्टर फ्रैंकल एंड नेल्सन मंडेला जैसे लोगों के पास उस वक्त ज़्यादा पावर तो नहीं थी, बट वो ये भी जानते थे कि इसका मतलब ये नहीं वो पावरलेस हैं। एंड ऐसे ही उन लोगों ने अपने प्रिजन के एक्सपीरियंस को एक वर्कशॉप एक्सपीरियंस में चेंज कर दिया, जहाँ उन्होंने खुद को एज ह्यूमन बीइंग्स पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया और एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनकर निकले। To one person, a situation may be negative. To another, that same situation may be positive. As Shakespeare put it, nothing either good or bad, but thinking makes it so. इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप खुद को किसी डिफ़िकल्ट और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पाएँ, तो अपने पास के लोगों का रिएक्शन देखना। कुछ लोग शायद पैनिक करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो उस एस्पेक्ट को देखेंगे जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट फिर भी उसका असर खुद पर पड़ने देंगे। दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो काम एंड कंपोज होंगे एंड इमीडिएटली इस पर फोकस करेंगे कि अब वो क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। रेजिलियंस एंड मेंटल हेल्थ उन चीज़ों पर फोकस करने से आते हैं जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में एट दैट मोमेंट हैं, बिना पैनिक हुए। You do what you can do to improve the world, at the same time recognizing and accepting the limits of your control. सेम अगर आप अपनी लाइफ में किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, तब उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए जो कर सकते हो वो सब करो। अगर अपनी जॉब से खुश नहीं हो तो छोड़ दो। अगर कोई बुली कर रहा है तो उसे कन्फ्रंट करो, अपनी आवाज़ उठाओ। बट कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब आप नोटिस करते हैं कि एट दैट मोमेंट कुछ नहीं कर सकते। ऐसे इवेंट्स जो हो चुके हैं, दैन वी जस्ट हैव टू टॉलरेट इट फॉर द टाइम बीइंग। हमें उस सिचुएशन के चेंज होने का वेट करना होता है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट इन द मीन टाइम उस अपॉर्चुनिटी को अपना इनर फ्रीडम एंड उन इवेंट्स से ऊपर उठने की कैपेसिटी डेवलप करने में यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी बुरी सर्कमस्टांसेस में भी एक अपॉर्चुनिटी छिपी होती है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। Epictetus once said, "It is circumstances which show what men are." एक एग्जाम्पल सुनेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड सफ़र करने के बाद एक बच्ची ने बड़े होकर एपिक्टीटस के लेसन्स यूज़ करके एडवर्सिटी से डील किया। विलियम नॉज, जो कॉग्निटिव थेरेपी पढ़ाते हैं, उन्होंने एक बच्ची की स्टोरी शेयर की। 1970s में बिल एना नाम की एक 5 साल की बच्ची को ट्रीट करने के लिए गए, जो उस वक्त एक फॉस्टर होम में रह रही थी। बिल ने बताया एना एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड थी जो एक जगह पर बिल्कुल नहीं बैठ सकती थी। उसका आईक्यू भी बहुत कम था। देन उन्होंने एना की हिस्ट्री के बारे में पता किया कि पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था। बिल ने पाया कि एना के पेरेंट्स बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्टर्ब्ड थे। उसकी माँ अपने मिड 20s में थी जो ड्रग एडिक्टेड थी, कई बार उल्टी सीधी हरकतें करती एंड एना को पीटने लगती, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। एना के फादर अपने 50s में थे जो एक अल्कोहलिक थे, प्लस ही वॉज सेक्शुअली अब्यूजिव। जब
एना 3 साल की थी, वो उसे एक पोर्नोग्राफी स्टूडियो ले गए, जहाँ उन्होंने एंड उनके फ्रेंड्स ने एना को सेक्सुअली अब्यूज़ किया और उसे वीडियो टेप किया। इस इंसिडेंट की मेमोरी एना के दिमाग में छप चुकी थी, जो काफ़ी शार्प थी, जैसे वो स्लो मोशन में चल रही हो। हर पेरेंट्स हैड पुट हर थ्रू ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स। कॉग्निटिव थेरेपी कम टाइम पीरियड में ड्रामेटिक रिजल्ट्स शो करती है, बट एना के केस में डॉक्टर बिल को काफ़ी समय लग गया। नेक्स्ट 2 साल तक उन्होंने एना को रेजिलियंस कैसे मेंटेन करना है वो सिखाया। उसकी फीलिंग्स आ कहाँ से रही हैं ये समझने में मदद की। उन्होंने एना को अपनी फीलिंग्स एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल करना सिखाया, बट स्टिल एना के दिमाग में उस इंसिडेंट की हॉरिफिक इमेजेस अभी भी थी, जिस वजह से वो खुद को एक हॉरिबल इंसान समझती थी। जब एना 8 साल की थी, थेरेपी शुरू होने के कुछ साल बाद डॉक्टर बिल से मिलने आई एंड अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बारे में बात करने के लिए रेडी थी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बिल, द आइडिया इज़ टू टीच द चाइल्ड कंसेप्ट्स विच दे कैन अप्लाई इन रियल लाइफ सिचुएशंस। इसलिए उन्होंने कंट्रोल को एज अ कंसेप्ट देखा। बिल ने एना से कहा, जब तुम एक ओशियन को देखती हो तब ओशियन में उठने वाली वेव्स कम ज़्यादा होती है। उस वक्त क्या तुम उन्हें रोकने के लिए बोल सकती हो? जिस पर एना ने रिप्लाई दिया, नहीं, बिकॉज नो बडी कैन स्टॉप द वेव्स। वॉट इफ़ तुम बाहर हो एंड अचानक से बारिश शुरू हो जाए, तब क्या तुम बारिश को रोक सकती हो? अगैन एना का रिप्लाई था नहीं। फिर उन्होंने एना से पूछा, क्या तुम डिसाइड कर सकती हो कि कल तुम्हें कौन सा ड्रेस पहनना है एंड कहाँ जाना है? जिस पर एना ने रिप्लाई किया, हाँ, बिल्कुल, वो मेरे हाथ में है। ऐसे ही क्या तुम अपने दिमाग में आने वाली थॉट्स को कंट्रोल कर सकती हो कि तुम क्या सोचती हो? इस पर शी सेड, येस, यूजुअली। सो बिल ने एना को बताया, जैसे कि वी ऑलरेडी नो देयर आर थिंग्स वी कैन कंट्रोल एंड थिंग्स वी कांट। और एना से पूछा, जो उसके साथ हुआ था वो मोर लाइक उन ओशियन वेव्स की तरह था या कोई ऐसी चीज़ जो एना कंट्रोल कर सकती थी? जिस पर थोड़ी देर सोचने के बाद एना ने रिप्लाई किया, इट वॉज़ लाइक द वेव्स। बिल ने एना को समझाया कि वो क्या कंट्रोल कर सकती है और क्या नहीं, एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने के बाद ही एना के लिए अपना ट्रॉमा ओवरकम करना आसान हो गया, जिसके बाद उसे खुद के बारे में हॉरिबल फील होना भी बंद हो गया, क्योंकि अब एना समझ चुकी थी वो बस एक 3 साल की बच्ची थी जो उस वक्त अडल्ट्स के बीच थी और कुछ नहीं कर सकती थी। जो बैड थिंग्स उसके साथ हुई वो उसके कंट्रोल से बाहर थी, बट अब प्रेजेंट में वो उसके बारे में क्या सोचती है वो पूरी तरह से उसके हाथ में है। एना डिडंट स्लाइड इनटू द ड्रग्स एंड अल्कोहलिज्म। इनफैक्ट उसने क्लास में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, एंड जब उसका आईक्यू दोबारा टेस्ट किया गया तो काफ़ी हाई आया। एना का एग्जाम्पल शो करता है कि हाईली डिस्टर्ब्ड पेरेंट्स के साथ हॉरिफिक एक्सपीरियंसेस होने के बावजूद यू कैन स्टिल डेवलप द रैशनल कोपिंग स्किल्स दैट एपिक्टेटस फर्स्ट टॉट। एना अपने फादर के एक्शंस के लिए खुद को ब्लेम करती रही, एंड इससे बाहर निकलने का मतलब था उसने इस फैक्ट को एक्सेप्टेंस दे दी कि वो एक ऐसी सिचुएशन में थी जिसमें शी वॉज पावरलेस। शी डिडंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। इट वॉजंट हर फॉल्ट। बट अब सालों बाद वो इस सब के बारे में क्या सोचती है उस पर एना का फुल कंट्रोल है। एज डॉक्टर नॉस सेज, what happens to us may not be our fault, but how we think about it is our responsibility. सो यही थी एपिक्टेटस की फ़िलॉसफी ऑफ रेजिलियंस, जो हमने इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश की। आप भी लाइफ में रेजिलियंस डेवलप कर सकते हैं, बस इसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड याद रखें कि कब रिएक्ट करना है और कब नहीं। अगर आप भी ये डिफरेंस समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ें कंट्रोल में हैं और कौन सी नहीं, तब लाइफ काफ़ी बेटर हो सकती है। वेल गाइज, दिस इज़ द एंड। आप एपिक्टेटस की फ़िलॉसफी ऑफ रेजिलियंस के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।